नमस्कार, आप सभी का स्वागत मनी मंत्र में। मैं हूं मुकुल शर्मा। फेस्टिव सीजन चल रहा है जिसमें लोग गोल्ड खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। धनतेरस के मौके पर भी लोगों ने जमकर खरीदारी की। इसके साथ ही हमारे देश में गोल्ड खरीदना एक निवेश का भी ऑप्शन है। गोल्ड में निवेश को सुरक्षित भी माना जाता है। फिजिकल गोल्ड के साथ साथ अब डिजिटल गोल्ड में भी निवेश करने को लेकर लोगों की रुचि बढ़ी है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देकर डिजिटल गोल्ड को आप फिजिकल गोल्ड में भी बदल सकते हैं। लेकिन गोल्ड खरीदते या बेचते वक्त अतिरिक्त सावधानी बरतनी बेहद ज़रूरी है। आज हम आपको जानकारी देंगे, बताएंगे कि किस तरीके से आप जब गोल्ड खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। और हमारे साथ एक जो गेस्ट हैं वो फिलहाल जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र मेहता जी हमारे साथ जुड़े रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं IBGL से। बहुत बहुत स्वागत आपका। और जैसा कि हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि आज हम बात कर रहे हैं गोल्ड में निवेश को लेकर। त्योहारी मौका है सुरेंद्र जी, अगर देखा जाए धनतेरस के मौके पर भी हमने देखा लोगों ने जमकर खरीदारी की है और कहीं ना कहीं इजाफा जो है वो सोने की बिक्री में होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले तो आपको और आपके सारे दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। धनतेरस के मौके पर जबरदस्त खरीदारी हुई है। ग्राहकों ने बहुत ही ज्यादा खरीदारी की है और पिछले साल के मुकाबले हमने देखा लगभग 8 से 10% बिक्री में इजाफा हुआ है। और ये इन स्पाइट ऑफ फैक्ट कि पिछले साल सोने के भाव धनतेरस के दिन 50,000 रुपए के आसपास थे और इस बार 60,000 रुपए के आसपास हैं। जी। तो इतने 20% प्राइसेस बढ़ने के बावजूद भी हमने देखा कि धनतेरस के मौके पर जमकर खरीदारी हुई है। और हमने कई जगह पर तो ये भी देखा कि बिल्कुल लोग लाइन में खड़े रह के ही सोना और चांदी खरीद रहे हैं। तो ये तो भारत की परंपरा है। हम लोगों के यहाँ भारत में लक्ष्मी पूजन होता है और ज्यादा करके चांदी के सिक्कों को पूजा जाता है, सोने के सिक्कों को पूजा जाता है और इसीलिए लोग खरीदारी करते हैं। जी, ज़ाहिर तौर पर ना सिर्फ पूजन बल्कि निवेश के तौर पर भी अगर देखा जाए मेहता जी, क्योंकि जो लोगों की रुचि है वो बढ़ी है। और इसी में अगर पहले हम डिजिटल गोल्ड की बात करें, अलग अलग पेमेंट्स ऐप पे हमारे पास अब विकल्प रहता है डिजिटल गोल्ड के लिए। किस तरीके से वहाँ जो एक इन्वेस्टमेंट है जो भोक्ता है वो कर सकते हैं? देखिए, डिजिटल गोल्ड में आप 1 रुपया भी निवेश कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां चलाती हैं। ये गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से डिजिटल गोल्ड का कोई भी प्रावधान नहीं है। जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें आप यदि 1 रुपया भी निवेश करें तो आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। और लेकिन आपको उसकी जो मैच्योरिटी होती है वो एक पर्टिकुलर 1 ग्राम पर या 2 ग्राम पर या 0.5 ग्राम पर ही होती है। तो आपको मान लीजिए कि सोने का दाम 6,000 रुपया है, तो आप 1-1 रुपया करके भी 6,000 रुपया जमा कर सकते हैं और जब 6,000 रुपया पूरा हो जाए तो आप वो आपके घर पे उस कॉइन की डिलीवरी मंगा सकते हैं। जी। तो ये डिजिटल गोल्ड जो है ये बहुत ही बेहतरीन विकल्प है और ये सिर्फ एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसमें आपको 1 ग्राम से कम या 1 रुपए के अंदर भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और क्योंकि जब त्योहारी समय रहता है सुरेंद्र जी, तो पिछली बार तक के सीज़न की अगर बात की जाए तो अमूमन धनतेरस पे ही करीब 20 से 30 टन सोने की बिक्री हुई थी। इस बार माना जा रहा है कि 30 टन के पार ये जा सकता है। लोगों ने खरीदारी ज़्यादा की है, जैसा आप भी बता रहे थे कि एक रुझान जो है वो देखने को मिला है। और ऐसे में क्या सिर्फ निवेश के तौर पर हम मान सकते हैं या जो महिलाएँ हैं शौकिया तौर पर भी लेती हैं, ज्वेलरी जो है वो भी अब हम देखते हैं कैसे जाँच परख के ली जाती है। क्या ज्वेलरी में ज़्यादा निवेश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या खासतौर से निवेश के अवसर जो डिजिटल की हम बात कर रहे हैं उसमें भी? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लैरिटी कर दूं कि पिछले साल धनतेरस के दिन लगभग 39 टन सोना बिका था और इस बार हमारा अनुमान है कि 42 टन के आसपास सोना बिका है, जिसकी कुल कीमत लगभग 22,000 करोड़ रुपए के आसपास रहेगी। सोने ये दिवाली के मौके पर, धनतेरस के मौके पर वो हर तरह की खरीदारी होती है। लोग कॉइन खरीदते हैं, लोग डिजिटल गोल्ड भी खरीदते हैं, लोग फिजिकल गोल्ड भी खरीदते हैं, लोग ज्वेलरी भी खरीदते हैं। और जो महिलाएं हैं नेचुरली उन्हें ज्वेलरी ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि सोना, मैं आपको बता दूं, जितने भी एसेट क्लास है भारत में उसमें सिर्फ सोना एक ऐसा विकल्प है जो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके सामने बैंक से आपको लोन भी मिल जाता है यदि आपको जरूरत हो तो।
तो महिलाएं जमकर इस ज्वेलरी खरीदती हैं। और इस प्रकार के निवेश हमने लगातार बढ़ते हुए देखे हैं, खास तौर पर 2020 में जिस प्रकार की कोविड बीमारी हुई थी, उसके बाद लोगों का रुझान एक सोने की तरफ बढ़ा है। जी अब तो बिल्कुल हॉलमार्किंग वाला सोना मिलता है, तो आपको सोने की प्योरिटी की भी पूरी गारंटी रहती है। तो ये सारे जो विकल्प हैं ये अवेलेबल हैं। कई लोग ईटीएफ में भी निवेश करते हैं, कई लोग सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में भी निवेश करते हैं। तो ऐसे तमाम विकल्प उपलब्ध हैं। लेकिन हर विकल्प में एक टैक्सेशन का एक मसला रहता है कि आपको इसमें कितना टैक्स लगेगा। तो लोग उस हिसाब से लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म पहनने के लिए चाहिए या अलमारी में रखने के लिए चाहिए या डीमेट में रखने के लिए चाहिए, उस हिसाब से उसकी चॉइस करें। जी, लेकिन सुरेंद्र जी किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि जो फिजिकल गोल्ड है उसको लेके कहीं ना कहीं लोगों में एक संशय रहता था, सुरक्षा की बात अगर की जाए उस लिहाज से, और ऐसे में जब डिजिटल गोल्ड का आज हमारे पास विकल्प है तो कितना सही, क्योंकि यहाँ तो शायद उस वजह से भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं मुकुल जी, डिजिटल गोल्ड तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ पुरुषों को अच्छा लगता है, क्योंकि हम ये डीमैट अकाउंट में रहता है डिजिटल गोल्ड, तो आपके घर वाले उससे बिल्कुल खुश नहीं होते। जी तो डिजिटल गोल्ड बिल्कुल आपका बहुत ही सुरक्षित निवेश है। आपको सिर्फ पेमेंट करना है और आपके अकाउंट में वो पैसा जमा होता रहता है, और उसी मात्रा में आपके अकाउंट में गोल्ड जमा होता रहता है। और जब आप उसको पर्टिकुलर उसमें क्वांटिटी डेवलप हो जाती है 1 ग्राम वगैरह, तो आप उसको मंगवा सकते हैं और उसके बाद आप उसके जेवर भी बनवा सकते हैं। तो जी इस प्रकार से डिजिटल गोल्ड में आपको जो एक फिजिकल गोल्ड में टैक्स देना पड़ता है, 3% जीएसटी होता है, वो आपको देना पड़ता है। ईटीएफ भी एक प्रकार का डिजिटल माध्यम ही है। आप ईटीएफ में भी गोल्ड खरीद सकते हैं, ये भी एक डिजिटल माध्यम ही है। ईटीएफ में आपको फायदा ये होता है कि जो ईटीएफ कंपनियां होती है वो गोल्ड के लेन देन में आपकी गोल्ड की वैल्यू को, आपके निवेश, जब आप निवेश करते हैं तो वो बढ़ाती रहती है। तो आपको नॉट ओनली मार्क टू मार्केट रीपेमेंट होता है, जी बल्कि उसके अंदर यदि परचेज और सेल प्राइस में जो वो करते हैं उसमें यदि प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट भी आपके अकाउंट में आता है। और जी साथ ही सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बेहतरीन विकल्प है। लेकिन इस बार दिवाली के बाद भारत सरकार ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ट्रेंच को जारी नहीं किया। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। हमेशा हमने देखा है कि दिवाली पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की ट्रेंच जारी होती है, इस बार ऐसा नहीं हुआ। जी बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ जब फिजिकल गोल्ड की बात करते हैं, डिजिटल गोल्ड की बात करते हैं, तो लगातार जो निवेश बढ़ रहा है, ना सिर्फ पुरुषों की बात की जाए, महिलाओं की खास तौर से बात की जाए, तो सराफा बाजार में भी हमने देखा किस तरीके से जो रौनक है वो नज़र आती है। धनतेरस या दीपावली का मौका हो, अगर हमारे जो दर्शक जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो हमारा टोल फ्री नंबर लगातार टीवी पर फ्लैश किया जा रहा है, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आप यहाँ जानकारी भी ले सकते हैं कि किस तरीके का जो लाभ है वो आपको मिल सकता है जब हम गोल्ड में निवेश करते हैं। लेकिन इस दौरान क्या क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए, किस तरह की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, इन बातों का कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल हमें ज़रूर रखना होगा। उन बातों की जानकारी आगे भी हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे हम लेंगे, लेकिन फिलहाल मनी मंत्र में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मनी मंत्रा में। हम आज बात कर रहे हैं सोना यानी गोल्ड में निवेश को लेकर। जी हाँ, त्योहारी मौका है, दीपावली का मौका है, और ऐसे में एक रुझान जो है वो यहाँ देखा जा रहा है किस तरीके से जो गोल्ड में निवेश है बढ़ रहा है, या यूँ कहें कि जो खरीदारी है वो हमने बढ़ती हुई देखी है। लेकिन इस दौरान किस तरीके से जो सावधानी है वो बरतनी भी ज़रूरी है, और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका आइए रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, जानना चाहेंगे आपसे, जैसा आप बता रहे थे कि डिजिटल जो है वो तो आसान हो गया है कि हम शायद उसको जल्दी से ले सकते हैं, या जितना रकम हमारे पास है उतनी पूंजी हम उसमें लगा सकते हैं, लेकिन जब हम फिजिकल गोल्ड को देखते हैं, ना सिर्फ हॉलमार्क, इसके अलावा और किन बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखने की आवश्यकता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है जो ग्राहक अक्सर भूल जाता है वो ये है कि वो ग्राहक बिल ही नहीं लेता। जब भी वो ज्वेलरी खरीदता है या सोना खरीदता है तो वो बिल नहीं लेता। तो सबसे पहली बात तो आप बिल्कुल बिल लेकर ही ज्वेलरी खरीदें।
जी। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा आपको, उसके ऊपर हॉलमार्किंग है कि नहीं वो आपको चेक करना है। हर ज्वेलरी के पीस के ऊपर 2 ग्राम के ऊपर के ज्वेलरी के पीस के ऊपर हॉलमार्किंग का निशान होता है। सुरेन जी, आपको यहाँ और रोकना चाहेंगे, एक दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। हैदराबाद से अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अरविंद जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं अभी मनी मंत्रा सुन रहा हूँ, तो उसमें गोल्ड के बारे में बता रहे हैं जी। तो एक्चुअली मेरे को ये पूछना है कि जो अपन के म्यूचुअल फंड वगैरह में कुछ अपन जो न्यू जो होता है नहीं, एनएफओ जो होता है ना, एट पार वाले 10 रुपीज जी, तो वो ज्यादा अच्छा है या इन्वेस्ट अपने दूसरे म्यूचुअल फंड लेना ज्यादा अच्छा है? चलिए बिल्कुल बात हम कर रहे हैं गोल्ड में निवेश को लेकर। अरविंद जी जानना चाह रहे हैं कि एनएफओ बेहतर है या दूसरे म्यूचुअल फंड, और क्योंकि जो गोल्ड से संबंधित भी हैं वहाँ भी हम देखते हैं किस तरीके से निवेश को लेकर एक रुझान बढ़ता हुआ नजर आता है। सुरेन जी क्या जानकारी देना चाहेंगे? नहीं, बेसिकली मेरे ख्याल से इनका सवाल गोल्ड के रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको कह दूं कि यदि आपका जो भी पोर्टफोलियो है, आपके पोर्टफोलियो में आप 10 से 12%, 15% तक गोल्ड में निवेश रखिए। बिकॉज जो गोल्ड होता है वो दूसरे एसेट क्लास के अगेंस्ट में हेज होता है, मतलब आप ये सेफ हेवन एसेट कहलाता है। तो आप कहीं पर भी जो गोल्ड ईटीएफ है वो एक प्रकार के म्यूचुअल फंड भी है, आप वो बिल्कुल ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही यहाँ सुरेन जी हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से ना सिर्फ हॉलमार्क की बात की जाए, बल्कि अब कई ऐप्स भी हैं जो, और खासतौर से सरकारी ऐप की बात की जाए, जिसके ज़रिए शायद आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा उत्पाद है गोल्ड का वो कहाँ निर्मित हुआ है, कितने कैरेट का है। जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा था कि जब हॉलमार्किंग जो होती है, हॉलमार्किंग के हर ज्वेलरी के पीस पे, यदि वो 2 ग्राम के ऊपर की ज्वेलरी का पीस है तो उसके ऊपर एक 6 डिजिट का नंबर अंकित होता है। वो नंबर आप BIS के केयर ऐप में जाके डालेंगे। BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के एक ऐप है, उसमें जाके आप डालेंगे तो आपको पूरी उस गोल्ड के पीस की जानकारी मिलेगी कि वो कितने ग्राम का है, वो कब बना है, उसकी शुद्धता कितनी है, 22 कैरेट है, 24 कैरेट, 18 कैरेट है, 14 कैरेट है। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात जो लोग ये भूल जाते हैं कि नॉर्मली लोग समझते हैं कि जब हम ज्वेलरी खरीदते हैं तो वो 24 कैरेट है। तो कई बार हमने ये देखा है कि लोग 18 कैरेट की ज्वेलरी खरीद के 24 कैरेट का दाम दे आते हैं। तो आपको ये भी चेक करना है कि जितने कैरेट की ज्वेलरी आप उस प्रकार से दाम दे। आप जो दुकानदार है उनसे क्लियर बात करें, साफ साफ तौर पे बात करें कि कितना इसमें लेबर चार्ज लगने वाला है, और उस पूरे कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करें। अगर कोई ज्वेलरी के अंदर स्टोन के पीस हैं तो आप उसको चेक कीजिए कि स्टोन का वजन कम हुआ है कि नहीं, और बाद में स्टोन की प्राइस को जोड़ा है कि नहीं। स्टोन का वजन कम होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आप ये भी बात करें कि इसमें जो, यदि वो भविष्य में कभी एक्सचेंज होगा तो उसमें उसको कितना रुपया मिलेगा, क्या इसमें यदि कोई टूट फूट हो जाती है तो टूट फूट होने पर उसके रिपेयरिंग का क्या सिस्टम होगा। तो ये जो सारे तमाम चीजें हैं, ये बहुत जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ज्यादा करके जो ग्राहक हैं इस प्रकार की जानकारी नहीं लेते हैं और फिर कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम यही कहेंगे कि बायर को थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और ख़ासतौर से जैसे आपने कहा कि जो मेकिंग चार्जेस हैं, अधिकतर बार हम देखते हैं कि इस तरह के लुभावने जो ऑफ़र्स हैं वो हमारे पास आते हैं, और लेकिन जब हमारा जो बिल आता है उसमें बताया जाता है कि जो मेकिंग चार्ज है वो कहीं 12% है, कहीं 18% है, और 25% तक कभी कभी हमने देखा है इसको। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि पहले सारी जानकारी ले लें, सुनिश्चित कर लें कि कितना आपको जो आपका टोटल है, जो बिल है वो कितना होगा, उसके बाद ही खरीदारी में आगे बढ़ें। जी बिल्कुल। मेकिंग चार्जेस कई बार, जैसे आपने कहा, हमने 25%, 20% तक मेकिंग चार्जेस देखे हैं, लेकिन ये कारीगरी पे भी डिपेंड करता है। कि उसकी जो बनावट है, आप क्या सेट खरीद रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, उसे बनाने में कितना वक्त लगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। कई बार ज्वेलरी खरीदने वाले जो ग्राहक हैं वो ब्रांड की तरफ जाते हैं। अब गोल्ड में ब्रांड कुछ नहीं होता। सोने में आप बेचने जाएंगे तो आपको कोई ब्रांड का पैसा देने वाला नहीं। तो आपको सोना सिर्फ हॉलमार्क सोना खरीदना है,
चाहे आप आपके नुक्कड़ की दुकान से खरीद लें या किसी बड़े ऑर्गेनाइज स्टोर से खरीद लें, आप बेचने जाएंगे तो आपको उतना ही पैसा मिलेगा, ब्रांड का कोई पैसा आपको वापस मिलता नहीं है। जी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात लोगों को समझने की जरूरत है। लेकिन हमने एज एन एसोसिएशन देखा है कि कई लोग ब्रांड की तरफ भागते हैं। जी। कई हमारे पास में ऐसी कंप्लेंट आई है कि सोने का भाव 60,000 रुपया है 10 ग्राम का, लेकिन क्योंकि वो ब्रांडेड स्टोर है इसलिए वो 70,000 रुपया दाम ले रहे हैं। जी। सर, वो सोना तो पूरा भारत में इंपोर्ट ही होता है, कोई ब्रांड के सिक्के से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बेचेंगे तो आपको 60,000 के हिसाब से ही पैसा मिलेगा। जी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको रखना चाहिए। जी बिल्कुल, यानी देखिए जो भी उसका उचित भाव है वो पहले से आप जान लें। लेकिन इसके साथ साथ सुरेंद्र जी, हमने देखा है कि अक्सर जो उपभोक्ता हैं जब सोने को खरीदने जाते हैं तो कोशिश ये भी रहती है कि जितना कम में मिल जाए, भले ही उसके लिए कभी कभी हम देखते हैं कि वो उस पर हॉलमार्क है या नहीं, इस बात का ध्यान नहीं देते, या जो बिल है वो पक्का मिल रहा है या नहीं। लेकिन ऐसे में जो पक्के बिल की जब बात कही जाती है, जो बिल को लेकर हम देखते हैं भारत सरकार भी लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, कितना लाभ जो है उस पक्के बिल की वजह से भी लोगों को मिल सकता है? देखिए, यदि आपके बिल में मान लीजिए प्योरिटी लिखी हुई है 22 कैरेट और वो प्योरिटी कम निकलती है और वो सोना हॉलमार्क, आपने हॉलमार्क सोना लिया है, तो आप इसकी कंप्लेंट भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में कर सकते हैं और इससे ज्वेलर को जेल तक हो सकती है यदि उसमें प्योरिटी की कमी पाई गई। तो बिल होना बहुत जरूरी है और हॉलमार्क होना बहुत जरूरी है। ये दो चीजें यदि आप ध्यान रखें, भविष्य में कभी भी उसमें प्योरिटी कम हो गई तो ज्वेलर की जवाबदारी है, वो जवाबदेह है और उसका आपको कंपेंसेशन मिल सकता है और आप उसको जेल तक भिजवा सकते हैं, क्योंकि ये सरकार ने बहुत ही कड़े कानून बनाए। लेकिन जैसे कि हमने कई आदिवासी क्षेत्रों में देखा, इंटीरियर क्षेत्रों में देखा, तो ना तो कोई जो बेचारे गरीब जनता है वो जब सोना खरीदती है तो उन्हें किसी बात की जानकारी नहीं है, ना वो हॉलमार्किंग समझते हैं, ना वो बिल समझते हैं। तो वहां पर वो ठगा हुआ महसूस जरूर अपने आप को करते हैं। जब वो बेचने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये 22 कैरेट प्योरिटी की जगह हमें 18 कैरेट मिल गया है या 14 कैरेट मिल गया। तो इसमें ग्राहकों को ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। होता क्या है कि हम एक फोन लेते हैं तो हम उसके कई फीचर्स देखते हैं, लेकिन जब हम ज्वेलरी देखते हैं, इतनी वैल्यूएबल चीज हम खरीद रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी नहीं लेना चाहते। तो ये थोड़ा सा एक मुश्किल सा चीज। जी सुरेंद्र जी, लेकिन जिस तरीके से जैसे आपने कहा कि जानकारी कभी कभी जल्दबाजी हम कर देते हैं, लेकिन इसके साथ जो तमाम पहलू हैं जो कि निवेश से जुड़े हुए हैं, और ना सिर्फ त्योहारी सीज़न की बात की जाए बल्कि एक तरीके से जो अभी तक कुल निवेश को लेकर हम चलते हैं, जब कि कैसे लोग गोल्ड में, सोने में जो निवेश है उसके लिए उनकी जो रुचि है वो दिखती है। और आपने कहा कि जो महिलाएं फिजिकल गोल्ड की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान रहता है, लेकिन क्या उसमें जो अगर कैरेट की हम बात करें कि कितनी कैरेट का है, क्या उस पर भी जो निवेश है कुछ इस तरह के आंकड़े हैं कि 18 कैरेट में ज़्यादा है या 20 कैरेट या 22 कैरेट तक? देखिए, सबसे ज्यादा जो ज्वेलरी भारत में बिकती है वो 22 कैरेट की बिकती है, जिसे प्योरिटी के हिसाब से 916 प्योरिटी कहा जाता है जी। उसके बाद जो है वो 18 कैरेट की बिकती है और 14 कैरेट और 18 कैरेट की ज्वेलरी ज्यादा करके डायमंड ज्वेलरी में ही इस्तेमाल की जाती है। आजकल जो थोड़ी बहुत जो मार्केट में इंपोर्टेड ज्वेलरी कहीं कहीं मिलती है वो 18 कैरेट की होती है। तो मान लीजिए सोने का दाम मान लीजिए कि 60,000 रुपए 24 कैरेट का है, तो उसका जो 22 कैरेट का दाम होगा वो लगभग 53-54 हजार के आसपास होगा। 18 कैरेट का यदि दाम होगा तो वो लगभग उसमें इट इज 0.75% ऑफ 60,000, मतलब लगभग 40,000 के आसपास होगा। तो ये 45,000 के आसपास होगा। तो ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आप यदि हमारी वेबसाइट देखेंगे ibjarates.com, तो वहां पर आपको सोने के प्राइसेस, जो बेंचमार्क प्राइसेस है, रेफरेंस प्राइसेस है, वो नजर आएंगे। और उस रेफरेंस प्राइस से आप पूरा, उसमें सारे 18 कैरेट के भाव दिए गए हैं, 22 कैरेट के भाव दिए गए हैं, 24 कैरेट के भाव दिए गए हैं। और आपको बता दूं, भारत सरकार के जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड इश्यू होते हैं वो हमारे ही रेट्स के हिसाब से इश्यू किए जाते हैं। साथ ही साथ जो ज्वेलरी के अगेंस्ट में लोन मिलता है उसमें भी
हमारे इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन मतलब आईबीजे के रेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो रेट की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि हम क्या सोने का रेट दे रहे हैं जी। और ये जो आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि कई लुभावने ऑफर्स होते हैं, मेकिंग चार्ज 50% या हम एक सोने के साथ में चांदी फ्री दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। ये आपसे ही वसूला जाता है। हाँ, कभी कभी बहुत अच्छी स्कीम ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए या अपने पुराने ग्राहकों को रुझाने के लिए की जाती है, लेकिन यदि आप स्कीम में कोई ऐसी स्कीम देखें कि जिसमें ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा मुनाफा दिया जा रहा है, तो आप बिल्कुल उसको चेक कर लें। ऐसा कोई स्कीम हो नहीं सकता। सोना भारत में 99% इंपोर्ट किया जाता है और इंपोर्ट की एक कॉस्टिंग है, ये कोई हम बनाते नहीं है कि हमारी कॉस्टिंग कम हो जाए। जी बिल्कुल सुनील जी, लेकिन खासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि ना सिर्फ जो कॉस्ट है उसकी, उसमें भी हमने उतार चढ़ाव की स्थिति देखी और धनतेरस वाले दिन भी हमने देखा किस तरीके से एक जो अलग ही बाजार की स्थिति थी उसमें भी बदलाव यहाँ देखने को मिला। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो डिजिटल गोल्ड है उसके प्रति भी लोगों का रुझान बढ़ा है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन क्या जो डिजिटल गोल्ड है उसको हम फिजिकल गोल्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, आप जब डिजिटल गोल्ड उसकी मात्रा 1 ग्राम हो जाती है, 1 ग्राम से अधिक हो जाती है, तो आप उसको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल सुरेन जी, फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रोहित कुमार साहू जी हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत आपका रोहित जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी सर, पेटीएम गोल्ड में इन्वेस्ट करना कितना सेफ है सर? चलिए, बिल्कुल डिजिटल ऐप के जरिए जानना चाह रहे हैं कि कितना सेफ है अगर ऐप्स के जरिए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो? देखिए, मैं आपको बहुत साफ तौर पर ये बताना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा कोई भी डिजिटल गोल्ड की स्कीम नहीं की जाती। ये आप जो भी कंपनी का नाम ले रहे हैं या जितनी भी कंपनियां डिजिटल गोल्ड देती है, वो सारी प्राइवेट कंपनियां हैं या लिस्टेड कंपनियां हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। ये आपको खुद को तय करना है कि आप उसमें निवेश करें, क्योंकि वो निवेश सुरक्षित है कि नहीं है। जिस प्रकार से आप उस कंपनी के शेयर लेते हैं, आप खुद उसके अंदर एक रिस्क लेते हैं कि क्या मेरा ये निवेश सुरक्षित है कि नहीं, वैसे ही आप यदि डिजिटल गोल्ड भी वहां से खरीदते हैं तो ये आपको तय करना है कि क्या आपका ये निवेश सुरक्षित है कि नहीं। भारत सरकार इसमें किसी प्रकार की गारंटी नहीं देता है। जी बिल्कुल, और कुछ ऐसी और प्रमुख बातें जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें सुरेन जी, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए फिजिकल गोल्ड में भी और डिजिटल गोल्ड में भी? देखिए, मेरा हमेशा मानना है कि आपको निवेश जो करना है, आप डिसाइड कीजिए कि आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है या आपको फेस्टिवल के लिए, वेडिंग के लिए, अपने परिवार के लिए खरीदना है। यदि आपको अपने परिवार के लिए, फेस्टिवल के लिए, वेडिंग के लिए खरीदना है तो जाहिर सी बात है कि आप ज्वेलरी खरीदेंगे, और नहीं तो आप ETF है, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है, डिजिटल गोल्ड है, फिजिकल गोल्ड है, उसमें निवेश कीजिए। लेकिन जब भी आप गोल्ड में निवेश करें तो उसे इंस्टॉलमेंट स्कीम में कीजिए, ताकि आपको एक एवरेज प्राइस बैठे। मान लीजिए आप साल में 120 ग्राम सोना खरीदना चाहते हैं, तो आप हर महीने 10-10 ग्राम सोना खरीदिए। यदि आप उसको क्वार्टरली या मंथली इंस्टॉलमेंट स्कीम की तरह खरीदें, ताकि आपको जो गोल्ड के प्राइस में उतार चढ़ाव होते हैं उसका फायदा आपको मिले। और जब भी जरूरत हो तब आप फिजिकल गोल्ड को ज्वेलरी में कन्वर्ट कीजिए। जी। तो जब आप SIP करते रहेंगे तो आप जो भी गोल्ड, चाहे आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड ले, फिजिकल गोल्ड ले, बुलियन के फॉर्म में ले, ETF के फॉर्म में ले, ज्वेलरी बनाते समय उसे एनकैश करके आप ज्वेलरी बनाएं। यानी छोटा छोटा निवेश करके भी देखिए आप जो गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत यही कि इसकी पूरी जानकारी आपको हो। और काफ़ी कुछ जानकारी सुरेन जी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से जब हम बात करते हैं गोल्ड में निवेश की, हर कोई इसमें निवेश कर सकता है, लेकिन जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। कई तरह की सावधानी है जो आपको अपनानी चाहिए। अगर आप फिजिकल गोल्ड लेने जाते हैं बाज़ार में तो ना सिर्फ हॉलमार्क का ध्यान रखें, बिल ज़रूर लें, और उसके बाद कितने कैरेट का है उसका वज़न ज़रूर चेक करें। और जो डिजिटल गोल्ड है, देखिए वहाँ थोड़ा सा और सावधानी बरतने की आवश्यकता है आपको। पहले अच्छे से जाँच परख लें, सुनिश्चित कर लें, और फिर उसी के अनुसार आप डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकते हैं और अपना जो मुनाफा है उसको बढ़ा सकते हैं।
तो फिलहाल आज के लिए मनी मंथ में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा गोल्ड निवेश की तमाम जानकारी लेकर। और दिवाली का अब ये मौका है, लगातार जो निवेश है वो भी बढ़ रहा है और ख़रीदारी भी बढ़ रही है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपके लिए त्यौहार जो है बेहतर रहे, जो दिवाली है स्वच्छ रहे, शुभ रहे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।